जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि तुम्हारा जीरोथ लॉ, जो कि सबसे पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, है ना। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसे टोटल 4 लॉज होता है। कौन कौन सा? एक होता है तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद तीसरा होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, जीरोथ लॉ ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्यों नहीं नाम दिया? देखो 4 लॉ होता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तुमको थर्ड लॉ नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ ये 3 पढ़ना है, जीरोथ, फर्स्ट और सेकंड। 11th में सिर्फ 3 लॉस पढ़ना है, जीरोथ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसको जीरोथ नाम क्यों दिया? देखो, क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सब पहले ही आ चुका था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पहले ही आ चुका था। अब बाद में डिस्कवरी हुआ जीरोथ लॉ का, जीरोथ लॉ को बाद में खोजा गया, और ये जो जीरोथ लॉ था ना, ये दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा था। जो जीरोथ लॉ था वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा था। तो अब क्या किया जाए? मतलब सुनो कहानी सुनो। फर्स्ट लॉ पहले आया थर्मोडायनेमिक्स का, फिर सेकंड लॉ आया, फिर साइंटिस्ट लोग जब खोज किया, हो सकता है तुम ही खोज कर रही होगी, तो साइंटिस्ट लोग जब खोज किया तो उसको पता चला अच्छा भाई एक और लॉ होना चाहिए, क्योंकि एक और लॉ पता चला जो कि थर्ड लॉ था, जो कि इन दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा था। तो वो लोग बोला नहीं 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 नहीं, थर्ड लॉ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो पहले आना चाहिए, 1 से पहले आना चाहिए। तो अब 1 तो पहले ही रखा चुका है ना, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम क्या नाम रख दिए इसका? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड के बाद आया। तो फर्स्ट और सेकंड के बाद आया तो हमको बड़ा कष्ट हो रहा था कि भाई फर्स्ट लॉ भी डिस्कवर हो गया है, सेकंड भी आ गया है, तो अब इसको थर्ड हम बोल कैसे दें? थर्ड हम नहीं बोल पा रहे थे। क्यों नहीं बोल पा रहे थे थर्ड लॉ? क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का बेसिक था, ये दोनों का एकदम बेसिक, जो दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा था, दोनों का बाप था ये, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए नाम इसका? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के बाद डिस्कवर हुआ। तो बाद डिस्कवर हुआ तो भाई इसको जगह कैसे दें हम? तो इसलिए हम क्या किए? इसको जीरोथ नाम दे दिए। आया रे भगलोल लोग समझ में? क्या बोले हम? हैं? जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं इसको? कि आया? अब देखो आगे, देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो ये स्टेटमेंट छोड़ो भाई। अच्छा तुमको ये पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वर्ड का मतलब अभी हम बताए थे। थर्मल इक्विलिब्रियम अभी समझाए थे कि नहीं? बताओ। है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता है तो बड़ा कष्ट का बात है। चलो हम दोबारा बताते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर एक बॉडी है ए और यहां पर दूसरा बॉडी है बी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ये मान लो बॉडी नंबर ए है, ये बॉडी नंबर बी को कुछ हीट देता है और ये बॉडी नंबर बी वही सेम हीट इसको वापस कर देता है। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि यहां पर एक अंकल है, मान लो तुम्हारे घर में कोई आता है मेहमान, तुमको देता है 100 रुपया तुम्हारा मुंह देख करके। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारी मम्मी भी उसका जो भी और उसके साथ जो आया है बाल बच्चा, उसको 100 रुपये दे दी। तो वो लोग तुमको दिया और तुम्हारी मम्मी भी वही पैसा लेके उन लोग को वापस कर दी। तो तुम्हारा जो पैसा था वो किस में हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में। हुआ कि नहीं? बताओ, ऐसा होता है ना? है तो ये ए बॉडी से हीट गया बी बॉडी की तरफ और वही सेम हीट बी बॉडी ए बॉडी को वापस कर दिया। तो नेट हीट में एक्सचेंज कितना हुआ? 0। ये जितना दिया उतना इसको वापस मिल गया। तो या फिर ऐसा क्लियर बोला ना कि कोई हीट में एक्सचेंज नहीं हुआ, ये लोग का कोई हीट का लेन देन नहीं हुआ। तो जब हीट का लेन देन नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो बॉडी के बीच में कोई हीट का लेन देन नहीं होता है उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट का लेन देन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर T है तो इसका भी टेम्परेचर T होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा सर? पीजी आ गया यहाँ पर मेरे दोस्त, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। क्यों फ्लो नहीं करेगा? टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है? क्योंकि हीट का ये कंसेप्ट है कि हीट हायर टेम्परेचर से, हीट का कंसेप्ट क्या है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, टी का मतलब टकला नहीं, टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। और यहां तो हम दोनों का टेम्परेचर टी सेम बोल रहे हैं, टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम बोल रहे हैं, इसलिए हीट का फ्लो नहीं होगा। तो हीट का फ्लो नहीं होगा तो ये दोनों बॉडी किस में होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इक्विलिब्रियम सिर्फ थर्मल नहीं होता, और भी होता है। 2 टाइप का और इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन कौन सा होता है? अच्छा अभी जीरोथ लॉ पे आएंगे। 2 टाइप का और इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है, इक्वेशन नहीं लिखे हैं, इक्विलिब्रियम लिखे हैं, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना कि जब एक कंपाउंड पे कोई रिएक्शन करने से कोई असर नहीं पड़ता है ना, वो कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड में कुछ भी रिएक्शन कर दो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और मैकेनिकल तुम लोग को बताए थे अभी, जब एक बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, बोलो भाई, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब नेट हीट का एक्सचेंज कितना हो, बोलो भाई 0, हीट का कोई लेन देन नहीं हो, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, और थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, बोलो, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इसका T टेम्परेचर तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, T। अरे आया समझ में। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, वैसे ही एक और हम लोग को कौन सा पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है कि नेट हीट ट्रांसफर कितना होना चाहिए, 0, और वो ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा दो बॉडी के बीच का, कांस्टेंट। अरे सब यहां पर ना रिलेटेड है, ये तीनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखो यहां पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब मान लो हम तुमको बताए थे ना कि हमको कोई आदमी इधर से खींचा, हमको कोई आदमी इधर से खींचा, दोनों बराबर फोर्स से हमको खींच रहा है, तो हम बीच में खड़े रहेंगे, तो मेरा नेट फोर्स कितना हो गया मेरे पे लगने वाला, नेट फोर्स 0। तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो आ गया होगा समझ में, है ना। अब आते हैं हम लोग 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। चलो ये सब हम हटा रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि हीट का एक्सचेंज दो बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई हीट का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नाता एक दूसरे में नहीं होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर एक खूबसूरत डायग्राम लेंगे। ये मेरा खूबसूरत डायग्राम, और इसमें 3 बॉडी है। 3 बॉडी कौन कौन सर, 3 बॉडी कौन कौन, ए और बी, 3 बॉडी ले रहे हैं, ए बी सी, 3 बॉडी ए बी सी, 3 बॉडी हम लोग ले रहे हैं ए बी सी। यहाँ पर बॉडी नंबर ए, यहाँ पर बॉडी नंबर बी, और यहाँ पर बॉडी नंबर सी। 3 बॉडी लिए हैं ए बी और सी। यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से ए बी सी लिखना है, रुक जाओ देख लेते हैं अभी। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना हम एक काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अभी हम लगा रहे हैं ये एडियाबैटिक वॉल। सर एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक वॉल उसको बोलते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर क्या होता है, अरे बोलो जंगलियों, हीट ट्रांसफर 0 होता है, कोई हीट का, हाँ कोई हीट का लेन देन नहीं होता है। तो वैसा दीवार जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। और डायथर्मिक वॉल किसको बोलते हैं, यहां पर लगाएंगे हम डायथर्मिक, जिसमें हीट का लेन देन होता है उसको बोलते हैं डायथर्मिक वॉल, है ना। डायथर्मिक वॉल उसको बोलते हैं जिसमें हीट का लेन देन पॉसिबल होता है। तो ये पूरा डायथर्मिक है, ऐसा मत सोचना कि आधा, पूरा, ये पूरा जो तुमको दिख रहा है दीवार, ये पूरा डायथर्मिक वॉल है। ठीक, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ रही हो, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए और बी के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसमें है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बी उसके बाद क्या लिखा है, देन ए एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ये ए बी सी को थोड़ा चेंज करने दो हमको, एक मिनट। हाँ चलो, हम इसको ले रहे हैं ए, इसको ले रहे हैं सी, और इसको ले रहे हैं बी। हाँ अब ठीक है। ए एंड बी किस में है, देखो ध्यान से, ए एंड बी किस में है, ए एंड बी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद लिखा है बी और सी, ये बी और सी भी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारा ए और सी जो होगा वो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। है क्या मतलब है इसका, क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अभी बता रहे हैं, रुको अभी समझाते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले ए और बी, ए और बी में मान लो यहां पर टेम्परेचर ऑफ ए जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर होगा। कैसे, तुम लोग बताओ कैसे, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी को हम बराबर क्यों बोल रहे हैं, बराबर क्यों बोल रहे हैं इसको। अरे भैया क्या लिखा है यहां, पढ़ो जाहिलों। ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो टेम्परेचर बराबर ना होगा, तब ना हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अरे इसका जितना टेम्परेचर होगा उतना ही इसका भी टेम्परेचर होगा ना, इसका टी टेम्परेचर, इसका भी टी टेम्परेचर,
तब ना हीट फ्लो नहीं करेगा, और हीट फ्लो नहीं करेगा तो हीट ट्रांसफर नेट कितना होगा, 0, तभी ना ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, दोबारा बताएं, आ गया समझ में। हाँ, तो ए और बी का टेम्परेचर सेम है। क्यों सर, कैसे पता चला, यहां लिखा है थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, आगे क्या लिखा है, एंड बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब जो टेम्परेचर ऑफ बी है वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑफ सी के। जितना बी का टेम्परेचर है उतना ही सी का टेम्परेचर होगा, मतलब बी और सी का भी टेम्परेचर क्या है, सेम, इसका भी टी, इसका भी टी। अब तुम यहां से एक चीज देख रही हो, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 से क्या कंक्लूड करोगी, अरे बोलो भकलोलो, 1 और 2 से क्या कंक्लूड होगा, टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो यहां पर देखो ना, ऑटोमेटिकली नहीं, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी क्या आ गया, बोलो भाई, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर सी क्या आ गया, इक्वल। यानी कि ए और सी भी किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। कितना आसान है भाई, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी आपस में थर्मल में होगा। ये आया समझ में कि नहीं आया, दोबारा बताएं, ये दोबारा समझाएं, हैं समझ गया सर। तुमको आया भकलोल स्वेच्छा समझ में, गुटखा खाई हो मुंह में, कुछ नहीं बोल रही हो, और तुम खुशी, तुम भी गुटखा खाई हो, यस सर। और तुम तो ये कुछ और फ्लेवर का खाती हो ना, खतरनाक वाला, इसलिए कुछ नहीं बोलती। चलो ठीक है, तो ये कहानी हुआ तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग सोच करके, ये तो ठीक है, अगर एग्जाम में आया व्हाट इज जीरो, तो ऐसा इतना कर लेना है और ये वाला लिख के दिखा देना है और ये डायग्राम बनाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा ऐसा है, सबसे बड़ा चीज कौन सा ऐसा है जो इन सबको थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है? हमको पता है कि सब में इसमें सब में आपस में हीट एक्सचेंज जीरो है। हीट एक्सचेंज जीरो इसलिए क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम है। अरे सबका टेम्परेचर सेम है ना भैया, तो सब में हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं, किसी में भी हीट का लेन देन नहीं होगा, तो सबका हीट सेम होगा। यहां पर कोई ऐसा चीज है जो ये सब कहानी कर रहा है? एक ऐसा चीज बताओ जो ये सारा कहानी कर रहा है, बताओ कौन है ये, कौन है वो जो ये सारा कहानी कर पा रहा है, इन सबको थर्मल इक्विलिब्रियम में ला पा रहा है? अरे बोलो कि गूंगी लोग, कुछ दिमाग में है कि नहीं, कि पूरा गोबर ही भरा हुआ है? तुमको नहीं पता खुशी? अरे बुड़बक, सबका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर ही तो वो फैक्टर है जो सबको थर्मल इक्विलिब्रियम में ला रहा है। ये तीनों का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बेवकूफ लोग। तो टेम्परेचर इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरोथ लॉ। अगर टेम्परेचर तीनों का सेम नहीं रहेगा तो जीरोथ लॉ फेल हो जाएगा। तो टेम्परेचर तीनों का सेम है, इसीलिए तीनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। आया समझ में? तो अब यहां पर ना टेम्परेचर का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे एक बार, टेम्परेचर का डिफिनेशन भी लिखने बोलता है, टेम्परेचर को थोड़ा अलग टाइप से डिफाइन करेंगे, है ना। चलो अब हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, देखो क्या लिखा है टेम्परेचर के बारे में, खतरनाक एकदम लिखा है डिफिनेशन। पहले ये सब जो हम लिखे हैं उसको भूल जाओ, तुम भूल जाओ जो लिखे हैं, यहां पर ध्यान दो पहले मेरे बात पे। जैसे मान लो यहां पर मेरा दोस्त है पीजी, कौन है मेरा दोस्त यहां पर, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ ये आदमी फिजिक्स में। इसको दो तरफ से लोग खींच रहा है ना, दो तरफ से एक, इस तरफ से एक आदमी खींच रहा है और यहां पर एक और आदमी है, वो इस, अरे 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 हाँ इस तरफ से चलो खींच रहा है। ये जो भाई साहब है भकलोल है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये भी भकलोल है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। दोनों का फोर्स कैसा है, इक्वल, दोनों का फोर्स कैसा है, इक्वल। ये भी 5 न्यूटन का लगाया, ये भी 5 न्यूटन का लगाया, तो किधर जाएगा ये आदमी? बीच में जो मेरा दोस्त है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ जो फिजिक्स में है, वो किस तरफ जाएगा, है इसके तरफ जाएगा या इसके तरफ? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल, दोनों सेम बल से इस आदमी को खींच रहा है। तो यानी कि इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आदमी किस पे रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसके पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। देखो जब खींचने उचने का बात करते हैं ना ये सब, तो ये यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। जब कोई आदमी ना इस तरफ जाए ना उस तरफ जाए, लेकिन फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है भाई, फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, उसके बाद भी ना इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इक्वल भी फोर्सेस है और अपोजिट भी है, अपोजिट मतलब एक इधर से एक उधर से, तो कैंसिल हुआ। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो ये आदमी किस इक्विलिब्रियम में है,
अरे बोलो भिखारियों, ये आदमी किस इक्विलिब्रियम में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आदमी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, किसके वजह से? नेट फोर्स जीरो होने के वजह नेट फोर्स यहां पर जीरो हो गया, उसके कारण फोर्स लगाया इसलिए यहां पर जीरो हुआ। अब देखो यहां पर तो कुछ ना कुछ रीजन है ना, इस आदमी का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आने का रीजन क्या है कि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है? इक्वल, ये रीजन है। अब यहां पर देखो तो क्या लिखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है कि जैसे मान लो कि दो बॉडी है, ये तो खैर इसका तो बात ही तो एग्जांपल था, ये तो मैकेनिकल के बारे था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, तो इसलिए ये एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स के लिए नहीं लेना, ये बस समझाने के लिए था, ये बस समझाने के लिए था। क्या समझाने के लिए था अभी बताते हैं। जैसे यहां पर दो बॉडी है, ये ए है और ये बॉडी बी है। इन दोनों बॉडी के बीच में, इन दोनों बॉडी के बीच में हीट, नेट हीट ट्रांसफर कितना है? जीरो। हीट का लेन देन नहीं हो रहा है इन दोनों बॉडी के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर, इसका T तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? T। दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए हीट ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो नेट हीट ट्रांसफर दोनों में कितना है? जीरो। तब बोलेंगे कि ये ए और बी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो वही देखो लिखा है, जीरोथ लॉ सजेस्ट दैट व्हेन टू सिस्टम्स, सिस्टम बोला है ये दोनों को, सिस्टम बॉडी एक ही चीज होता है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, there must be a physical quantity that has the same values for both। कोई ना कोई तो ऐसा होगा, जैसे वहां पर फोर्स था, फोर्स 5 न्यूटन लग रहा था, इसीलिए वो आदमी जो पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट किया था, वो किसमें था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहां पर तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि दोनों का क्या सेम है? टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? तो वही लिखा हुआ है कि कोई ऐसा फिजिक्स का क्वांटिटी है, क्या लिखा है? कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिक्स का क्वांटिटी है यहां पर जो दोनों के लिए सेम है, तभी दोनों इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे तुम बताना स्वेच्छा, वो जो पीजी था, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्यों था? क्योंकि उस पर लगने वाला कौन सा फोर्स जीरो था? नेट फोर्स जीरो था, तो वहां पर फोर्स रिस्पॉन्सिबल था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। वैसे ही यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, इसलिए नेट हीट ट्रांसफर जीरो है, और ये हुआ तुम्हारा टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहां से टेम्परेचर का मतलब बहुत बड़ा रोल सामने आता है। तो इसीलिए टेम्परेचर भी क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर भी एक थर्मोडायनेमिक्स का वेरिएबल है। तो यहां पर तुमको टोटल कितना वेरिएबल्स पता चल गया थर्मोडायनेमिक्स का? देखो कौन कौन सा है, एक है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हुआ। टेम्परेचर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि यहां पर जो हमको वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा ना, उसमें प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टेम्परेचर तो आ गया समझ में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है ना? ठीक है, ओके।